ये आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान, जो आपका आज का जो एग्जाम था साइंस का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, ये आपका सेट ए है। तो सेट ए लगभग सभी में क्वेश्चन सेम थे। एक दो क्वेश्चन जो था ऊपर नीचे था वो मैं आपको बता दूंगा क्या किसमें क्या था। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस का संभवतः क्या है? तो ये है दोनों अवतल लेंस। ओके, तो दोनों क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो वो है आपका बी आंसर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक था वो क्या है? एम्पियर है। ओके, तो किसी सेट में पूछ रखा है विद्युत आवेश का, तो आवेश का आएगा कूलाम। ओके, तो उसका आएगा कूलाम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? तो ये आपका प्रतीत होता है प्रकाश परिकर्णन की वजह से। ओके, प्रकाश परिकर्णन की वजह से आपका जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है वो आपका इसकी वजह से दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन था। इसमें जो क्वेश्चन था आपका वो ये था भी, कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, तो उसके बाद आप इसमें बोल सकते हो, पानी की बूंदों में आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है और अंतिम किरणें पीछे की ओर होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा ए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और आर इसकी ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें परिभाषा लिखनी थी प्रकाश परिकर्णन की और वायुमंडलीय अपवर्तन की। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? ये जो प्रकाश है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है? अपवर्तन कर दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह से आप प्रकाश परिकर्णन की जो घटना है वो इसमें वर्णन कर सकते हो। ओके, सिर्फ परिभाषा लिखनी थी। ओके, तो एक नंबर के दोनों क्वेश्चन थे ये, एक एक नंबर के। तो देखिए इस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके लिए बहुत सारे आपको जो इसका जो एग्जाम्पल थे, जो कारण थे वो बताने थे आपने। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए जो टंगस्टन है नी, टंगस्टन, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको 2 कारण लिख देने थे इसमें। तो एक तो इसका जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? उच्च होती है। पहला कारण तो ये है इसका उच्च प्रतिरोधकता। ओके, प्रतिरोधकता। दूसरा आप बोल सकते हो इसका जो गलनांक है, गलनांक वो क्या होता है? वो ऊंचता है। ओके, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? गलनांक होता है। इन वजह से इसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो टंगस्टन है वो किस धातु से मिलकर बना होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था इसके और में था कि जब विद्युत स्रोत से 4A विद्युत धारा लेता है, उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? ये आपको बताना था। तो देखिए इसको बताने के लिए आपको क्या करना था, आपको दिया है, देखिए यहाँ पर V दिया है 60 और करंट यानी कि धारा इसमें दी है 4A। ओके, तो पहले तो आप क्या करना है, इसके अंदर R निकाल लेनी थी। R का जो सूत्र था वो था V/I। ओके, तो यहाँ पर 60/4 तो कितना आ जाएगा आपका? 15 ओम आ जाएगा। ओके, जो प्रतिरोध है वो आपका आ गया 15 ओम। उसके बाद आपने क्या निकाल देनी थी? विद्युत धारा निकालनी है। इसमें अब हमें V 120 दे दिया, तो यहाँ से जो I का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा V/R। तो V है 120/15, तो कैंसिल होकर आ जाएगा 8A। ओके, तो 8 एज का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक बताना है। तो जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? पदार्थों का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रभाव को रोकता है। विद्युत धारा की जो रास्ते में जो अड़चन डाले वो क्या होता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ओम है। ओके, ओम को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ओके, तो किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है ये आपको बताना था। तो इसकी जो चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और अनुप्रस्थ काट,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और प्रकृति पर भी क्या करता है, वो निर्भर करता है। ओके, तो ये सभी कारण थे इसमें बताने के लिए भी किस पर निर्भर करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है कि किसी चुंबक क्षेत्र की जो विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो हमें बताना था कि बल है जो कब अधिकतम होगा। तो ये उस समय अधिकतम हो जाएगा जब जो धारा की दिशा है, धारा की दिशा धारा की दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। ओके, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, अधिकतम बल आपका हो जाएगा। उसके बाद है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो एक ही दिशा की ओर चलती है। ओके, और अगर ये एक दूसरे को कट करे तो इसका मतलब ये होगा ये दो दिशाओं की ओर संकेत करती है, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इसी के अथवा में है, भू संपर्क तारक का कार्य क्या होता है। तो भू संपर्क तारक का कार्य ये होता है कि जो हमारे पास विद्युत संयंत्र होते हैं, विद्युत यंत्र होते हैं, उसमें धारा का जो मान है वो क्या कर देना है, न्यून कर देना है। यानी कि अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वहां से क्या हो जाएगा, वो जो करंट होगा वो डायरेक्ट धरती में चला जाएगा। ओके, जिससे हमें झटका वगैरह नहीं लगेगा। ओके, तो विद्युत आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भू संपर्कित क्यों किया जाता है, ताकि हमें उसका जो नुकसान है वो कम से कम हो, हमें झटका, विद्युत का झटका ना लगे। ओके, यानी कि करंट ना लगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम लिखने हैं। तो देखिए प्रकाश अपवर्तन क्या होता है, अभी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो क्या हो जाता है, अपने पद से विचलित हो जाता है। ओके, निकलना था यहाँ पर, निकलना था उसको यहाँ पर, लेकिन वो क्या हो जाता है, अपने पद से विचलित होकर दूसरी दिशा में चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इसके दो नियम है, तो दो नियम आपको लिखने थे। जैसे कि आपतन बिंदु जो हो गया, अपवर्तित जो किरण होगी वो क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, अभिलंब वगैरह। ओके, दूसरा होता है इसमें स्नेल का नियम। ओके, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है स्थिरांक के इक्वल होता है। तो ये इसके दो नियम आपको लिखने थे। आई होप आप ये जो नियम है अच्छी तरह से लिख कर आए होंगे। ओके, उसके बाद हमसे पूछा है कि वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है और क्यों। तो इसके जो आंसर है वो है उत्तल। उत्तल जो दर्पण है वो आपका इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके, अब क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो चित्र बनते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। ओके, और बिल्कुल सीधे होते हैं। ओके, आकार में छोटे होते हैं, सीधे होते हैं, और इसमें हम क्या कर दे सकते हैं, इस छोटे चित्र, छोटे शीशे में पूरा चित्र हम इसका पीछे वाले जो वाहन है उसका देख सकते हैं। तो इन सब कारणों से इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां का अथवा और ए पार्ट। इसमें बोला है किसी अवतल की फोकस दूरी हमारे पास 15 है, किसी की फोकस दूरी हमारे पास क्या है, 15 है, और बिंब से लेंस की दूरी रखें, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो बिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए लेंस है तो लेंस सूत्र का यूज करना होगा। जो लेंस सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, 1/f जो इक्वल होती है वो होती है 1/v माइनस 1/u का। ओके, तो हमें क्या दिया है, फोकस दूरी दी है f, अवतल है तो इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो गया, और हमें बिंब की लेंस से कितनी दूरी पर रखें, और हमें क्या दी है, v दी है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दी है -10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें इसमें जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा, इसको सोल्व करोगे 1/u, इसको इस साइड किया तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। ओके, इसमें इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये मिलेगा आपका 1/v, वी हमारे पास -10 है, माइनस 1/-100, 1/15। ओके, तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, जैसे इसको सोल्व करोगे यहाँ पर करते हैं -1/10, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 1/15। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपका यू निकल कर आएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। उसके बाद आपको इसमें लिखना है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो ये दर्पण सूत्र आपको लिखना था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। तो उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। दर्पण कौन सा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी, जो
किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको चलना होगा क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इसका बिल्कुल देखिए बिल्कुल आसान था। CaOCl2 का पूरा नाम क्या था? प्रचलित नाम क्या है इसका? विरंजक चूर्ण होगा। तो उसके बाद आपको चलना था क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो आपको बताना था भी एक धातु का नाम जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ये क्या होता है? आपका पारा होता है, मरकरी होता है। ओके, उसके बाद आपको बताना था आयनिक यौगों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक जो यौगिक होते हैं वो उनका जो गलनांक है वो उच्च क्यों होता है, ये आपको इसमें आंसर देना था। तो इसका बड़ा ही आसान है, क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयनों से मिलकर बने होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बल, जिसको वैद्युत बल का नाम भी विद्युत वैद्युत बल भी बोल देते हैं, इससे क्या हो जाते हैं? जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये इनको गलाने के लिए ज़्यादा उष्मा की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या होते हैं? इनका गलनांक ज़्यादा होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 14वां भी पता चल गया होगा इसका आपको आंसर क्या लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? देखिए कथनों में दिया है सफेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस के रूप में हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन भी है, व्याख्या भी है। तो आपको इसका आंसर देना था ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है वो आपका बोल रहा है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण के साथ आपको इसका आंसर देना था। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? अभी किसी यौगिक में जब परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य यौगिक के परमाणुओं को विस्थापित कर दे, वहां से उसको हटा दे, तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। और इसका आपको एग्जाम्पल जो लिख सकते थे वो लिख सकते थे ये कॉपर सल्फेट कि जब हम आयरन के साथ Fe के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपका FeSO4 और प्लस Cu। तो यहाँ से जो सल्फेट है वो क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो इस तरह से आपको ये इसका एग्जाम्पल देना था। और एक जो सेट सी में शायद पूछा था इन्होंने, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो संयोजन अभिक्रिया वो होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना दे, तो वहां पर क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। और उसका जो एग्जाम्पल था वो आप इसमें लिख सकते थे 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू, या इसमें मिलकर बनाएंगे पानी प्लस उष्मा ऊर्जा। ओके, तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल लिखना था। उसके बाद हमसे पूछा जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो देखिए अम्ल बनने के लिए उसका आयनीकृत होना बहुत ही जरूरी है। आयनीकृत होगा तभी तो वो क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा या अक्षार बनाएगा। ओके, तो अम्ल बनाने के लिए हमें क्या करना है? आयनीकृत होना जरूरी है। लेकिन जल के बिना वो आयनीकृत नहीं हो पाता, तो इसलिए वो जो अम्ल का व्यवहार नहीं कर पाता। ओके, तो इसमें ये आपको लिखना था। उसके बाद आपके पास दो विलियन इन्होंने दे दिए, ए और बी। ए का मान पीएच मान इन्होंने दे दिया 6 और जो बी का मान पीएच मान दे दिया इन्होंने 8। तो आपको बताना था हाइड्रोजन की सांद्रता किसमें अधिक होगी। देखिए जो विलियन ए है उसकी पीएच मान 6 है, तो मतलब ये क्या हो गया? आपका अम्ल हो गया। और अम्ल में क्या होती है? अम्ल कब होगा? जब हाइड्रोजन आयन बनेंगे। तो मतलब ये जो इसका आंसर है विलियन में ए होगा। और कौन सा अम्लीय है और कौन सा अक्षारीय है? तो ए हमारा अम्ल होगा और बी क्या होगा? आपका अक्षार होगा। तो इस तरह से आपको इनका आंसर देना था। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना ही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि बात सिर्फ आपकी 10वीं तक की स्टडी की नहीं है। अब आगे पढ़ोगे 11वीं में 12वीं में, उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी हेल्प की स्टडी में, तो ये चैनल आपके साथ रहेगा। आप जो भी सब्जेक्ट लोगे उसकी आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमें बताना था अभी इसमें धातुओं और अधातुओं के बीच में अंतर बताना था। तो धातुओं और अधातुओं के बीच में आपको अंतर बताना था। गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं के बीच में विभेद करना था, अंतर करना था। तो जैसे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है और जो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बना देती है। ये जो धातुएं होती है वो क्या कर देती है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। लेकिन जो अधातुएं वो ऐसा नहीं कर पाती। ओके, तो इस तरह से आपको इसमें एग्जाम्पल देने थे। ओके, और जो धातुएं होती है वो संयोजी हाइड्राइड बना देती है, लेकिन जो धातुएं होती है वो क्या बनाती है? संयोजी क्लोराइड बना देती है। तो ओके, तो इस तरह से आपको इसमें लिखना था। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा होगा अभी। धातुओं के वो ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षार दोनों की तरह व्यवहार करे, तो दोनों की तरह व्यवहार करे वो क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको लिखने थे। एक एग्जाम्पल तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, AL
ZnO2O3 का, और एक था जिंक ऑक्साइड ZnO। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको देने थे इसमें। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने बोला है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल की जो अभिक्रिया है उसको ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं। ऑक्सीकरण भाई इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एथेनॉल है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे कि जो ये है CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। इसकी स्थिति में कर सकता है या तो KMnO4 के, ओके, या K2CR2O7 इनकी स्थिति में। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका एथेनोइक अम्ल। ओके, जो एथेनोइक अम्ल होता है वो क्या होगा, CH3COOH, और प्लस में पानी भी बनेगा। ओके, तो ये अभिक्रिया हो गई, क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं हमारे इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पर, जिसमें बोला है समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके सभी सदस्यों के को एक ही सामान्य सूत्र से लिखा जा सके और इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। तो जैसे अगर एक एग्जांपल ले हम, CnH2 अल्कोहल का प्लस 1 N है, ये 2N प्लस OH। ओके, तो ये एक एग्जांपल बन सकता है, सामान्य सूत्र बन गया। इसमें एग्जांपल लिखोगे आप, मेथनॉल लिख सकते हो, प्रोपेनॉल लिख सकते हो, एथेनॉल लिख सकते हो। ओके, तो ये आपको लिखना था। उसके बाद आ जाती है बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु जो संरचना है ये आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको इनका संरचना देखिए, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, फिर हम किसी अन्य वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको इसका एथेनोइक अम्ल का निकल के दिखा देता हूँ, वैसे आप करके आए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए पहले इसका संरचनात्मक सूत्र लिख लीजिए। तो इसको ऐसे, एथेनोइक अम्ल है ना, तो OH, तो यहाँ पर इसकी जुड़ जाएगी ऑक्सीजन, और ये H, ये H, ये H। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब इसकी हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 2 कार्बन हो गए हमारे पास। ओके, तो 2 कार्बन, प्रत्येक कार्बन का जो 4 होते हैं ये वाले। ओके, तो इसके भी 4 होंगे बाहर। ओके, और इसमें क्या है, एथेनोइक अम्ल जुड़ा हुआ है, तो मतलब O एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के जो बाहर होते हैं वो 6 होते हैं। तो इस तरह से आपको ये 6 बना लेने थे इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये हाइड्रोजन का और ये H हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जुड़ी थी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे इसको बना लेना था। ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ी, यहाँ भी। देखिए आपको क्या करना था, इसको यहाँ पर ऐसे करना था, और एक हाइड्रोजन का यहाँ पर और इसका यहाँ पर कर देना था। ओके, और एक हाइड्रोजन का यहाँ पर और इसका यहाँ पर कर देना था, और इस कार्बन का यहाँ पर पूरा इस तरह से करना था। ओके, तो इस तरह से आपको ये ऐसे बनाना था। तो इस तरह से आपको ये पूरा करना था। ओके, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी। तो ये अच्छी तरह से नहीं बना है, मैं दूसरी वीडियो बनाकर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, कार्बन व उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर उनका उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो उसमें मान होता है वो ऊंच होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, और कोई अवशेष नहीं बचाते, धुआं नहीं होता, जहरीले गैसें नहीं छोड़ते। ओके, तो इस सभी कारणों से इनका उपयोग किसमें किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, तो अब हम पहुंच चुके हैं जीव विज्ञान पर। ओके, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिए। तो देखिए जीव विज्ञान के क्वेश्चन करने से, तो देखिए पहले ऑप्शन टाइप देखते हैं। 21वें में बोला है कौन सी आहार श्रृंखला बनाती है, तो घास गेहूं नहीं, तो घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, तो ये आपका बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला है मानव नर जनन तंत्र का कौन सा भाग है इसमें, तो इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन करना था क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में ओजोन परत के अक्षय का मुख्य कारण क्या बताना है, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो स्तर है वो बढ़ गया है पर्यावरण में, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन परत है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है धीरे धीरे। मानव में अवट्टू ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है, तो आप इसमें लिख सकते थे आयोडीन। ओके, आयोडीन युक्त नमक आपने खाया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 पर हम पहुंच चुके हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 25 हमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है अभी विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा जरूरी है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन ऊर्जाकार इसमें तो शायद इसमें आंसर जो आएगा आपका बी आएगा, क्योंकि इसकी ये व्याख्या नहीं हो सकती। ओके, दोनों सही है लेकिन ये इसमें व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 में देखते हैं क्या है। इसमें हार्मोन के नाम बताने हैं जो कोश के विभाजन को प्रेरित करता है, वृद्धि का बढ़ावा देता है, ग्रोथ करता है। तो देखिए जो विभाजन के लिए जो जरूरी है ना, वो है आपका जिबे जिबेरेलिन, ठीक है, जिबेरेलिन। तो ये आपका था, और वृद्धि के लिए आपका है ऑक्सिन। ओके, तो ये आपके दो पादप हार्मोन है जो ये काम करते हैं। उसके बाद आपको इसमें बताना था मानव में वृषण के रूप में क्या कार्य है। एक तो ये क्या बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। ओके, उनका पालन पोषण कर देते हैं, शुक्राणु बना देते हैं। उसके बाद ये ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। ओके, उसके बाद जो नर लैंगिक जो हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन जो होता है उसका तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है, उसको क्या कर देते हैं, स्रावित कर देते हैं। तो ये इसके सभी काम थे विल्सन के। ओके, उसके बाद आपको इसमें बनाना था फूल चित्र। ओके, आई होप आप ये अच्छी तरह से बनाकर आए होंगे। ओके, तो देखिए उसके बाद है आपके मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से अंशागुप्त होते हैं। तो देखिए मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो पहले तो किया था मटर के ऊपर, मटर के पौधों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या लिए थे, बीज। ओके, बीज के ऊपर जो इन्होंने जो प्रयोग किए थे उसके द्वारा इन्होंने पता चला था कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागुप्त होते हैं। ओके, तो इसमें कुछ आपको ऐसा लिखना था। तो उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन है भी, बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए बच्चे में जो लिंग निर्धारण होता है वो देखिए जैसे ये है मेल, इसमें कौन से होते हैं, एक्स और वाई। ओके, एक होती है फीमेल जो कि माता होती है जिसमें एक्स एक्स होते हैं। इसमें से जो हार्मोन आएंगे जो जो लिंग सूत्र आएंगे वो या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। इसमें से दोनों में क्या आएगा, एक्स एक्स आएगी। ओके, तो ये मान लीजिए अगर यहाँ से वाई निकला, यहाँ से एक्स निकला, तो ये बन गया एक्स और वाई। और एक्स और वाई क्या होता है, मादा होता है, यानी कि लड़का होगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से एक्स निकला और यहाँ से भी एक्स निकला, यानी कि एक्स एक्स बन गया, तो क्या हो जाएगी, लड़की बने, लड़की होगी। तो इस तरह से बच्चों में क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है, जो कि मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मादा के ऊपर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिख कर आना था। उसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऊपर वाला कौन सा था, ये था आपका 29, ठीक है। मुझे लगा कुछ छूट गया बीच में। इसमें वायवीय और अवायवीय में अंतर बताना था, 3 अंतर लिखने थे। एक तो ये जो वायवीय होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ये अनुपस्थिति में होता है। ओके, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है और ज़्यादा मात्रा में निकलती है, इसमें कम मात्रा में निकलती है। ओके, तो इस तरह से आपको 3 आंसर, 3 जो पॉइंट है वो बता देने थे, उसमें बताना। उसके बाद इसमें बताना था भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। जो लार होती है ना, ये क्या होती है, एक तरल पदार्थ होती है, हमारी मुख गुहा में होती है। इसमें क्या होता है, टाइलिन नाम का एक जो एंजाइम होता है वो होता है, जो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, यानी कि स्टोच होती है, उसको पाचन में सहायता करती है। ओके, उसको तोड़कर क्या बना देती है, आगे जो उसका पाचन है आंशिक रूप से वो स्टार्ट कर देती है। ओके, तो ये इसमें भूमिका है। उसके बाद आपको लिखना था मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना था। उसके बाद जो इसमें बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था वो है आपका यहाँ पर, जो स्वपोषी पोषण है, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, और जो जल पानी खनिज लवण है वो कहाँ से लेती है, जड़ों द्वारा लेती है। तो ये सभी जो परिस्थितियाँ इकट्ठी हो जाती है, तो जो पौधे हैं, हरे पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्वपोषी पोषण इसका नाम दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से ये आपका वीडियो थी साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा आपके कितने राइट आंसर है और कितने में गलती हुई है। तो आप अपने जो आपके हिसाब से जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दब कर करना है, अपने दोस्तों से करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।